खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं मनुराज और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्या जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनु। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये सब तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा ही एक कोशिश है ये कार्यक्रम, जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। तो सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से, जिसके बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है इस कार्यक्रम के जरिए जो उम्मीदवार विजेता बनते हैं वो कितने सक्षम हो सकते हैं मौजूदा हालात और राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, कोई भी चीज़ अगर बदलनी है, चाहे वो तंत्र बदलना हो, व्यवस्था बदलनी हो या कुछ और बदलना हो, वो बदला तब जाएगा जब उसको बदलने वाला या उसकी सोचने वाला या उस काम को या उस प्लान को या उस योजना को, सोच को अपने कार्य में लेके आता है, जमीन पे लेके आता है। और वो वही कर सकता है जिसमें आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो और जिसके अंदर एक जज्बा हो काम करने का, और वो अपने प्रति तो ईमानदार हुई हो, तो दूसरों के प्रति ईमानदार हो, तभी व्यवस्था को, सिस्टम को बदल सकता है। हम इस शो के माध्यम से जिस ढंग के लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम तैयार करना चाहते हैं, हमारा बड़ा सीधा सा मानना है, बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट था कि ऐसे नेता, ऐसे लोग, ऐसे साथी कि जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनके अंदर काम करने का जज्बा है, वो सक्षम है, वो अपने प्रति भी ईमानदार है, जनता के प्रति भी ईमानदार है, क्षेत्र के प्रति ईमानदार है, चाहे भले वो स्थापित हो और चाहे नए लोग, उनको हम सामने लाते हैं। सक्षम निश्चित तौर पे होगा, इसलिए होगा कि वो जिन मापदंडों पर चुन के यहाँ आता है, एक एक मापदंड उसको पहले पूरा करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे उसके अनुभव की बात हो, चाहे उसके आयु की बात हो, चाहे उसका आपराधिक रिकॉर्ड की बात हो, चाहे उसके आय के साधन की बात हो, चाहे वाहन की बात हो, और सबसे अहम चाहे उसके छवि और साख की बात हो। इन 11 मापदंडों पर जब वो उतरेगा, कसौटी पे कसा जाएगा, तब कहीं टॉप 6 में आता है। और टॉप 6 पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप एमएलए तो ऐसा के विजेता बन गए। हाँ, आप विजेता बनने की एक सीढ़ी आगे पहुंची हैं। विजेता बनने के लिए बड़ी मैराथन करनी पड़ती है। कल का जो शो था हमारा सफेदों का, हमने देखा कि पहले स्थान के लिए 3 लोगों के बीच में टाई थी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिभागी यहाँ पर आता है वो पूरी तरह से तैयार होकर आता है, वो उन विषयों को समझ के आता है, उस क्षेत्र की मंशा को भांप के आता है, वहाँ के मतदाताओं के मिजाज को समझता है, उस क्षेत्र की समस्याओं को समझता है और उन पर विश्लेषण करता है, उन पर चिंतन करता है और ये सोचता है कि अगर कहीं भी मैं चूका तो वो विजेता नहीं बनूंगा। जब विजेता बनने के लिए वो इतनी तैयारियां करता है, इतना कुछ सोच के आता है, बड़े तार्किक ढंग से सोच के आता है, और उसको ये भी मालूम है अगर तुम बेईमान हुए, अगर तुम्हारी कथनी करने में अंतर हुआ, अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं हुआ, लोगों की राय आपके बारे में ठीक नहीं हुई, तो आप विजेता कभी नहीं बन पाएंगे। जब वो विजेता बनता है तो इन सब सीढ़ियों को गुजरने के बाद, पार करने के बाद विजेता बनता है, और वो विजेता निश्चित तौर पे इतना सक्षम होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है, इतना उसकी जो क्षमता है, उसके जो तार्किक ढंग से सोचने समझने की क्षमता है,
वो होती है कि वो उस क्षेत्र के नसीब को भी बदले, उस तंत्र को भी बदले, व्यवस्था को बदले, और सबसे बड़ी बात कि बाकी जो लोग होते हैं उसके इर्द गिर्द, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता, उनके बीच में खौफ भी पैदा होता है कि ये व्यक्ति इस शो का विजेता बन के आया है, इन जूरियों के बीच से निकल के आया है, जनता के बीच से निकल के आया है, वो पब्लिक के अंदर भी, अपनी पार्टी के अंदर भी उसका कद निश्चित तौर पर बढ़ जाता है, और आज नहीं तो कल वो इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर बदलेगा। बिल्कुल, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश करता है ये कार्यक्रम, और साथ ही साथ हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इस पारदर्शिता का ही नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे कलायत हलके का। ये इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है, तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। कलायत एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो कैथल जिले में आता है, जिसमें 28 गांव और 28 पंचायत शामिल हैं। कलायत से पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। इस शहर का पुराना नाम कपिलायत है, जो ऋषि मुनि कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था। 2014 के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 1,78,997 हैं, जिसमें पुरुष 99,372 हैं, तो वहीं महिलाएं 79,625 हैं। 29 जनवरी को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कलायत को तहसील का दर्जा मिल गया है। कलायत के जातिगत समीकरण की बात करें तो ये एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। 45% के करीब इनकी संख्या है और तकरीबन 8% यहाँ पर राजपूत हैं। हरिजन 5.81% और वाल्मीकि 3.48% के करीब हैं। बाकी अन्य में कश्यप, नाई, धानक आते हैं, जिनकी संख्या करीब 3% के करीब है। कलायत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ की जनता ने कभी इनेलो को मौका दिया तो कभी कांग्रेस पर भरोसा जताया। 1991 में राम भज हरियाणा विकास प्रदेश से विधायक रहे। 2002 में दीनाराम इनेलो से विधायक बने, जबकि 2005 में कांग्रेस की गीता ने बाजी मारी। एक बार फिर 2009 में रामफल माजरा के जरिए कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही। 2009 में रामपाल माजरा 55,614 वोट हासिल करके तेजेंद्र पाल को हराने में कामयाब रहे। तो यहाँ से रामपाल माजरा विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी उतनी ही मौजूदा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है जितनी की नेता। अनिल जी, कलायत का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? मनु, ये विधानसभा क्षेत्र 2009 में परिसीमन के बाद जनरल कैटेगरी में आ गया था जी। उससे पहले सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र था, और यहाँ 2005 में कांग्रेस की गीता भुक्कल, जो आज झज्जर से विधायक हैं और शिक्षा मंत्री हैं इस प्रदेश की, वो विधायक थी यहाँ पर जी। 2009 में जब इलेक्शन हुआ वहाँ रामपाल माजरा इनेलो से और तेजेंद्र मान कांग्रेस से और विनोद निर्मल हजका से उम्मीदवार थे जी। इस क्षेत्र पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की पकड़ अच्छी है। इस क्षेत्र पर जयप्रकाश जो हिसार से कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनकी पकड़ भी अच्छी है, और ये दोनों शायद नहीं चाहते कि वहाँ किसी और का जो नेता है वो पनपे वहाँ पर जी, क्योंकि जो जयप्रकाश है उनका गृह क्षेत्र भी यही है। और इस बार जयप्रकाश खुद कलायत से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लड़ना चाहते हैं। हिसार लोकसभा का चुनाव वो हार चुके थे उपचुनाव, और इस बार उन्होंने कह दिया है कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना, तो उनकी निगाह कलायत के ऊपर है। पिछली बार रामपाल माजरा जीते, उसका जीतने का कारण बहुत बड़ा ये रहा कि तेजेंद्र पाल मान के जो वोट्स थी उनका डिवीज़न हुआ, कांग्रेस की वोट का डिवीज़न हुआ। जो जयप्रकाश के लोग थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लोग थे, ऐसा आरोप तेजेंद्र पाल मान के लोग लगाते हैं कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, ये भी एक हार का कारण रहा।
अब तेजेंद्र पाल मान स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका बेटा रणबीर मान वो मैदान में है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, और जयप्रकाश घोषणा कर चुके हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस टिकट किसको देती है। जयप्रकाश हुड्डा साहब के क्लोज हैं, तो टिकट मिलने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। पुराने नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और विनोद निर्मल जो 10,000 वोट पिछली बार ले गए थे हंसका के, वो भी दौड़ में हैं जी। और यहाँ इनेलो रामपाल माजरा को उतारेगी। रामपाल माजरा वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं इनेलो के, तो निश्चित तौर पर टिकट उनको मिलेगी। अगर यहाँ जयप्रकाश फाइट में आते हैं जी। तो ये फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और बड़ी 1-to-1 फाइट हो सकती है। कांग्रेस सरकार है, काम वहाँ हुए हैं। कल ही कलायत को बहुत पुरानी मांग थी वहाँ के लोगों की कि कलायत को तहसील बनाया जाए, तहसील घोषित कर दी गई है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर रामपाल माजरा वर्सेस जयप्रकाश होता है तो ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर जयप्रकाश को टिकट नहीं मिलती है, उनका रुख भी क्या रहता है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को साथ देते हैं या नहीं देते, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जयप्रकाश का जो गृह क्षेत्र है वो कलायत ही है, उनका गांव कलायत विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी। उन सियासी सरगर्मियों पर भी थोड़ी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये शो भी पॉलिटिकल है और खासकर तब तो चर्चा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हमारे साथ अनिल जी जैसे माहिर विश्लेषक बैठे हैं। अनिल जी, कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी से आपको बगावत की बू आती दिख रही है क्या?